बिजली का फूल। मेघवन बीच गुलाबी रंग, मेघवन बीच गुलाबी रंग। देखिए पूरी पंक्ति का अर्थ बता दूं। कहते हैं जो नीले वस्त्र श्रद्धा ने धारण किए हुए थे, उन वस्त्रों से बन रहा था वह कोमल वर्ण, बड़ा ही कोमल एक एहसास बन रहा था। नील परिधान बीच सुकुमार, नीले वस्त्रों के बीच में बड़ा ही कोमल, है ना, सुकुमार माने कोमल, खुल रहा था अधखुला अंग। जो श्रद्धा के अधखुले अंग थे वो बड़े ही कोमल लग रहे थे। अधखुले जैसे नीले रंग के वस्त्रों के बीच में उसका चेहरा है, उसकी गर्दन है, उसके हाथ हैं, तो ये जो अधखुले अंग थे जो दिखाई दे रहे थे नीले वस्त्रों के बीच में से, वो बड़े ही कोमल प्रतीत हो रहे थे और ऐसा लग रहा था खिला हो जो बिजली का फूल। देखिए जैसे बिजली का फूल खिल गया हो, मेघ वन यानी मेघों के वन में गुलाबी रंग का, यहाँ रूपक अलंकार है बच्चों, यहाँ बिजली का फूल है, आकाश में चमकने वाली बिजली का फूल है जो कि गुलाबी रंग का होता है, और मेघों का वन है जो नीले रंग का होता है, मेघ नीले रंग के होते हैं। तो यहाँ रूपक अलंकार है बच्चों, यहाँ पर मेघ रूपी वन में बिजली रूपी फूल खिलाया गया है, ठीक है। तो यहाँ रूपक अलंकार है, तो कह रहे हैं कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नीले बादलों के बीच में कोई गुलाबी रंग की बिजली का फूल खिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ जो श्रद्धा के वस्त्र हैं नीले, उनको नीले मेघों की तुलना की गई है, और जो श्रद्धा के गुलाबी रंग के जो हाथ पैर आदि जो मुख उसका दिखाई दे रहा है, उसको उन्होंने गुलाबी रंग का बिजली का फूल माना है। तो इस प्रकार से यहाँ रूपक अलंकार है। तो देखिए आगे फिर से एक बार देख लीजिए कि नीले वस्त्रों के बीच में श्रद्धा के जो सुकुमार अंग खुले हुए दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे मेघों के वन में या मेघों के वन के बीच में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिल गया हो। आगे वो कहते हैं ओहो वह मुख पश्चिम के व्योम। ओहो आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, ये आश्चर्यचकित होने वाला एक शब्द है ओहो। वह मुख कि अरे वह मुख था, आहा वह मुख, आश्चर्यचकित है वो। पश्चिम के व्योम, पूरी पंक्ति लिख के ही इसका अर्थ समझ आएगा, लिख लेती हूँ। पश्चिम के व्योम कि वह मुख था, वो ऐसा लगा था जैसे पश्चिम के बादलों में, पश्चिम के व्योम माने बादल। ओहो वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, बीच जब घिरते हो घनश्याम। कहते हैं कि ओहो वह उसका मुख था, ऐसा लग रहा था जैसे पश्चिम में शाम के समय, ठीक है, जब काले काले बादल घिर रहे हों। अरुण रवि मंडल को भेद, अरुण माने सूर्य की किरणें, रवि माने सूर्य, अरुण रवि मंडल, अरुण रवि मंडल उनको भेद, यानी कि सूर्य का मंडल उनको भेद कर दिखाई देता हो छवि धाम, दिखाई देता हो छवि धाम। तो देखिए कहते हैं कि ओहो वह मुख था, मानो जैसे कि पश्चिम के बादलों में जब शाम के समय काले बादल घिरते हों, और उन काले बादलों को भेद कर सूर्य का मंडल यानी सूर्य का जो गोला होता है वो काले बादलों को भेद कर जब दिखाई देता है तो अधिक सौंदर्यपूर्ण होता है। उसी प्रकार काले बालों के बीच में, काले केशों के बीच में उसका जो लालिमा लिए हुए मुख था वो ऐसे दिखाई दे रहा था, यानी काले केशों के बीच से निकलता हुआ उसका लालिमा लिए हुए मुख ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे पश्चिम दिशा में शाम के समय
जब सूरज डूबता है और कोई काले बादल का टुकड़ा उस पर आकर छा जाता है और उस काले बादल के टुकड़े को हटाता हुआ पीछे से निकलता हुआ जैसे लाल सूर्य का गोला दिखाई देता है, उसी प्रकार काले केशों के बीच में उसका लालिमा युक्त मुखमंडल दिखाई दे रहा था। यानी कि जो श्रद्धा के केश हैं उनकी तुलना काले बादलों से की गई है। जो श्रद्धा का मुख है उसकी तुलना जो है, श्रद्धा के मुख की जो तुलना है वो सूर्य के मंडल से की गई है। सूर्य का मंडल, सूर्य का गोला, जो कि शाम के समय डूबता हुआ होता है, अधिक कांतिमय होता है, ठीक है, उससे उसकी तुलना की गई है। आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं मनु, मैं बताती हूँ आपको। घिर रहे थे घुंघराले बाल, ठीक, आगे वो कहते हैं घिर रहे थे घुंघराले बाल, मुख घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। अंश अवलंबित का मतलब होता है, अंश माने होता है बच्चों कंधा, अवलंबित माने सहारा लिए हुए। जो कंधे का सहारा लिए हुए गिर रहे थे उसके काले बाल मुख के पास, मुख के पास। तो देखिए, घिर रहे थे घुंघराले बाल, उसके जो घुंघराले बाल थे वो अंश माने कंधे का सहारा लेकर मुख के पास घिर रहे थे। काले घुंघराले बाल अंश अवलंबित माने कंधे का सहारा लेकर मुख के पास घिर रहे थे। तो उसके जो काले काले केस थे श्रद्धा के, वो कंधे का सहारा लेकर उसके मुख के पास घिर रहे थे, ठीक है। आगे वो कहते हैं नील घन शावक से सुकुमार, नील घन शावक अर्थात नीले बादलों के टुकड़े, ठीक है, नीले नीले बादलों के छोटे छोटे टुकड़े से माने समान। सुकुमार, सुकुमार माने कोमल। और उसके वो केश कैसे थे, जैसे काले काले बादलों के छोटे छोटे टुकड़े कोमल कोमल होते हैं, इसी प्रकार से वो उसके काले काले जो केश थे वो काले बादलों के समान सुकुमार लिए हुए थे। सुधा भरने को विधु के पास, इस पंक्ति का अर्थ देख लीजिए, सुधा भरने को विधु के पास। तो देखिए, जिस प्रकार से काले बादलों के टुकड़े चंद्रमा की चांदनी लेने के लिए मानो विधु माने चंद्रमा के पास जाते हैं, उसी प्रकार से मानो ये काले केश श्रद्धा के मुख से चांदनी लेने के लिए, श्रद्धा के मुख से सौंदर्य धारण करने के लिए उसके मुख के निकट जा रहे हैं। यानी केश मुख की सौंदर्य को नहीं बढ़ा रहे, बल्कि जो श्रद्धा का मुख है वो केशों के सौंदर्य को बढ़ा रहा है। तो देखिए, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। तो जिस प्रकार से काले बादल चंद्रमा के पास चंद्रमा की चांदनी लेने जाते हैं, उसी प्रकार से जो काले घुंघराले बाल थे वो कंधे का सहारा लेकर के श्रद्धा के मुख के पास लटके हुए थे और उसके मुख के सौंदर्य को बढ़ा रहे थे। तो बच्चों, आपने अच्छे से समझ ली ये व्याख्याएं। इससे आगे की जो व्याख्याएं हैं वो लेकर मैं आपको आगे मिलूंगी। तब तक बच्चों आप इस सारे चैप्टर को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे, याद करेंगे, और जयशंकर प्रसाद की जीवनी तो आप बहुत अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद। और ये जो आपका चैप्टर है इसको भी आप बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि कामायनी महाकाव्य अपने आप में एक बहुत बड़ा स्तंभ माना जाता है छायावाद का, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि छायावाद से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जिसका अंश आपके सिलेबस में दिया हुआ है।
तो इसको आप जरा भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे, अच्छे करके बढ़िया करके जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही आप इसको लिखेंगे, ठीक है। और लिखने के बाद आप इसको याद करेंगे, पूरी जीवनी आप लिखेंगे, ठीक है। तो इतना ही कहना है बस, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।